नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और राम मनोहर लोहिया का पेपर कल देने जा रहे हैं 24 तारीख को, आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो कि परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। पिछले कई वर्षों में पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, यहां तक कि ऐसा कहूं कि ये अब की बार भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं पेपर दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस का और उस पेपर को पूरा सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैं 3 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय से तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। अगर जियोग्राफी में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा वह पेपर जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही बारीकी के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए पेपर पहले, चलिए पेपर आपके समक्ष आ चुका। ये पेपर है भैया अब की बार का, जस्ट अभी पेपर 2 दिन पहले हुआ है। पेपर कोड आपका फला लिखा हुआ है, देख लीजिए 42303 बीए थर्ड सेमेस्टर मेन में है, चाहे बैक पेपर है, चाहे आपका मेजर माइनर कुछ भी है, सभी के लिए एग्जामिनेशन 2025-26 यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे। जियोग्राफी का पेपर है, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि जो है पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इससे पहले 2-3 पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, आपने उसको भी देखा होगा। अगर आप ये श्रृंखला देख लेते हैं हमारे पेपर सॉल्व की जो मैं करवा रहा हूं, मैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास, आपको कहीं से कुछ, कोई किताब से, कोई सीरीज से कुछ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ यहीं से फंस जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 75 नंबर का पूर्णांक आएगा। निर्देशों के अनुसार आपको उत्तर देना है। खंड आ, बा, सा, आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय, सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझने के, तो सबसे पहले मैं प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूंगा, ताकि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पर निर्देश है, अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने। अति लघु उत्तरीय 10 क्वेश्चंस होंगे, लघु उत्तरीय 4-5 और ऐसे दीर्घ उत्तरीय होंगे, सभी पर चर्चा करेंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 75 शब्दों में आपको लिखना है। वैसे राम मनोहर लोहिया में 50 शब्दों में लिखने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 10 ही होंगे। देखिए पहले में आपके 10 भाग है। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के घटक के बारे में बताएं। जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक 2 घटक होते हैं, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरा प्रश्न हम चर्चा करेंगे, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। सतत विकास क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई, या जिसको आप निर्वनीकरण भी कह सकते हैं, अगर हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहना चाहें तो निर्वनीकरण भी इसको हम कह सकते हैं। वनों की कटाई या जंगल की कटाई या निर्वनीकरण या डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगल को कटाई, इसका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर भी और वातावरण पर भी, मैं बहुत ही बारीकी के साथ इत्मीनान से समझने का प्रयास करूंगा। कोई जल्दी नहीं ना, कोनो बारिश होती कि हमें भागे के कहूं जाए है, आराम से तू समझो, आराम से हम समझाई, और काल ही जाओ बढ़िया दबाए लिख के चलाओ, कोनो दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, फिर मोच ऐसे ऐंठ के बहिरे निकलो, ठीक है। वही मेरे जो है आज चैनल पे आप पहुंच गए है और इतना नीक चैनल पे आए हो कि आगे हमें कहे ना पढ़िए। 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में अगर आप नवा आए हो 3rd सेमेस्टर में हमसे पढ़ाए तो 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर के लिए आप वेट करेंगे हमारी वीडियोस का, ठीक है। चलो भैया, अगर पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तब तो आपको पता ही होगा कि हाँ इस वीडियो की क्या वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, या व्हाट डू यू मीन बाई सोयल इरोजन। सोयल माने मृदा, इरोजन माने होता अपर्दन, कट करके बहना। मृदा जो कट के बह जाती का हुए वह पूछा जाता है। मृदा माने माटी हो, मिट्टी, अवधि माटी कहा था का। अपर्दन, अपर्दन माने होते जैसे माने दोनों हवा चली खूब तेज से और माटी कट के बही, माटी उड़ी गई साथे, यही का अपर्दन कहा था। अब हवा के साथ उड़ी तो वो होगा वायु वाला अपर्दन। अगर मान ली पानी खूब तेज आवत है, वैसे उत्तर प्रदेश में अपने
पानी से बहुत अपर्दन हुआ था, यानी पानी नदी खूब तेज बहते आवत थी, बम 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 बम। और जब बहते आवत थी बढ़िया भैया, तो जितना अपने साथे माटी कूटी पाथर पेड़ पालो आवत है, सब का उजारा चौहा निकल चली जाती। तो जो मलबवा हुआ है वह मलबा का अवसाद कहा जाता है, जो सतवा बहावत ही नदीबा। और नदीबा मान ली एक तना मोट के पाथर है, वह तूर दिहिस, वो मन दरार पड़ेगा पत्थर में, तो वह का अपक्षय कहत है। और जब अपक्षय और अपर्दन दोनों मिला लियो तो अनच्छादर हो जात है वह। और जब यह चीजिया नदीवा बहा लेके कुछ दूर तक जात थी और छोड़ दी थी, जहां पर छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। और जो छोड़ा गया मटेरियल होता है उसको अवसाद या निक्षेप कहा जाता है जियोग्राफी की भाषा में। प्रथम सेमेस्टर मैंने इन सभी चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ समझाया हुआ है। चलिए, तो मृदा अपर्दन से आप का समझत हो, यह का प्रश्न पूछा गया है 75 शब्द में 50 शब्द में बढ़िया से थोड़ा बहुत समझाए देखे, ज्यादा कुछ नहीं लिखे के, बस इतना फैक्ट फैक्ट जानकारी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी जो कि बहुत गंदी हो गई रही, तो गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना कहा था हिंदी में का उद्देश्य रहा, काहे लिए करागा। जाहिर सी बात है, गंगा पानी दूषित हो गया होगा, सफावे के लिए किनका है, तो स्वच्छ करने के लिए, जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, अब तो वर्तमान में जो मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनका नमामि गंगे चल रहा है। आगे देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या कहे, नर्मदा बैलिस प्रोजेक्ट यानी कि गंगा नर्मदा घाटी परियोजना। घाटी माने नदी के किनारे वाला इलाका, घाटी या पर्वत के जो गड्ढा वाला इलाका, तो उसे घाटी कहते हैं। नर्मदा जो नदी है वो मन जो परियोजना तमाम प्रकार बिजली बनाने के उद्देश्य से या बांध बनाने के उद्देश्य से जो परियोजना है वो कई उद्देश्य है, बहुउद्देशीय परियोजना, तो उसका क्या महत्व है। वैसे नर्मदा घाटी परियोजना का विरोध भी आम लोगों ने किया, वहां के लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट काउज ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल माने होता है वैश्विक, हिंदी में ग्लोबल का वैश्विक कहा है। वार्मिंग माने होते हैं गर्म हो जाओ, यानी पूरा संसार गर्म हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है। उसी प्रक्रिया को, क्यों गर्म हो रही है, गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका क्या कारण है, काहे गर्म होती, क्योंकि CO2 नाम का एक गैस होती, कार्बन डाइऑक्साइड सुने हुए, सब सुने हुए। अब अधिकतर लड़का ये जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हुआ था। हमारे नकुना से, हमारे नाक से कौन गैस निकलत थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलत थी, तो वो वातावरण का प्रदूषित करत थी कि वातावरण का गर्म करत थी, बताओ। तो वो जो हमारे नाक से उन गैस निकलत थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वातावरण का क्या करत थी, गर्म करत थी, हीट करत थी। जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ था, जलवायु परिवर्तन मतलब क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाना, इसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का हुए, वातावरण गर्म हो जाता है, मन का हो जे, पूरा हवा जो रहे गर्म हो जे। अब जब गर्म हवा हो जे तो का हुए, जो ग्लेशियर हुए, ग्लेशियर माने बर्फ के पहाड़, वो पिघले शुरू हो जाइए। जब पहाड़ बहुत ज्यादा पिघले, चूंकि वही ग्लेशियर से पिघल करके नदियां बहती हैं, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्तरी ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्रा नदी हो एक कोनो ग्लेशियर है, नाव लेबे तो बहुत हंसबो आप सब। चोमा युंग डुंग ग्लेशियर नाम है उसका, क्या नाम है, चोमा युंग डुंग ग्लेशियर, इसका नाम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलत थी। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र आवत थी, भारत की तरफ से बहते बहत पश्चिम बंगाल पहुंचत थी, और यहाँ से गंगा नदी, तमाम नदी, यमुना और तमाम नदियों का साथ में लेके बम 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 पहुंचत थी, और दोनों मिलकर सुंदरबन के डेल्टा बनाए जाते हैं, वहां सुंदरी नाम के वृक्ष पावा जाता है, तमाम सारी चीज आप जानत हो। तो भैया ये अब हुए काओ, गुरुजी कहा, गुरुजी का बतावत हो, मैं बताओ हुए काओ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम बताइए, लेकिन एक आपका सिनेरियो बताई थे कि ताकि आपका इंटरेस्ट वीडियो बना रहा है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे विश्व गर्म हो रहा है, ठीक है, यह एक तात्पर्य है। कैसे गर्म होता है, CO2 नाम का गैस ही बहुत गर्म करती वातावरण का। दूसरी गैस कौन सी है, CH4, CH4 का हो मीथेन। जैसे धान काटे हो है, धान बोए हो है, कब हो, धान में दल 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 तमाम कूड़ा कबाड़ सड़ा रहा था, देखा तो कदई जगह कहा था, तो अमन कौन सी गैस पाई जाती है, वहां से कौन सी गैस धान के खेतों में, जहां पर भी सड़ा घूर खदिया देखो, घूर देखो, गांव वगैरह में रखा रहा है, खाद देखो, वहां सबसे जो गैसें निकलती हैं वो CH4 होती है, यानी मीथेन होती है। यह वातावरण का बहुत गर्मी दी थी, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखो। ऐसे और तमाम गैस ही भैया वह सब वातावरण का गर्म करती। CFC थोड़ा बहुत गर्म करती, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे निकलती, फ्रिज घर में है, फ्रिज चलावत हो, बहुत शौक से ठंड पानी पियत हो गर्मी महीना में, एकदम बर्फ, एकदम मजा आएगा, ठंडा लगाई देते मन, ठंड रहा है बढ़िया, घूट ले रहा हो, छू लो ऊंचाइयों को, प्रचार देखत हो, वो सब ठंड कैसे हुआ था, वो CFC गैस से रिलीज होती। फ्रिज, AC लाग ही,
ठंडी में कब सोए, गर्मी में है, ठंडी में तो बढ़िया मजा लो, पसीना नहीं निकला देही के, और गर्मी में पसीना नहीं निकला, तो इससे क्या हुआ था। लेकिन बहिरवा जो वातावरण में पसीना आपके जो आपके शरीर से निकल चाहिए वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यानी सीएफसी गैस रिलीज करता है, एसी, फ्रिज, ठीक है, ये सब। तो वो जो वहां पर ऊपर कौन सी एक वो लेयर है, ओजोन लेयर, उसको नुकसान पहुंचाती है सीएफसी गैस। ऐसा है भैया, सब कुछ बहुत बारीकी के साथ समझो, कुछ है वह नहीं, बस डराओ न तनिको, लिखो जितना लिख पाओ। टाइप ऑफ डिजास्टर, आपदा, डिजास्टर माने आपदा, आपदा जो नहीं लिख तैयार ना रहा वही आ जाए, बहुत बड़ी आपदा आएगा। गाँव हम कहते नहीं भैया का करी, बहुत बड़ी आपदा आएगा। आपदा माने ऐसी चीज जिसका हम तैयारी ना करे हो, जब वो चीज आ जाती है तो वो आपदा कही जाती है। ये आपदा दो ही प्रकार की होती, एक होती बेटा क्या, एक होती है मानव निर्मित आपदा, और दूसरी आपदा होती है आपकी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गई, भूकंप होगा, ठीक है, या ज्वालामुखी फाट जाए, सुनामी आई जाए, बादल फाट जाए कहूं पे, ठीक है, ये सब का हो, ये सब प्राकृतिक आपदा हुए। यह का रोका ना जा सकत, यह का कम किन जा सकत है, यह बचाव का उपाय ढूंढा जा सकत है। वह कम करना, बचाव का उपाय ढूंढना, प्रबंधन करना को ही आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। चुप्पम जान लो, कुछ बताओ ना, आगे देखो। डिस्कस न्यूक्लियर डिजास्टर, परमाणु आपदाओं पर चर्चा करें। परमाणु मतलब कि जैसे मान लीजिए है कोनो परमाणु गृह संयंत्र है, वहीं पर आग लग, जैसे भोपाल गैस त्रासदी नाव सुने हुए आप सब, ठीक है, तो वही सब चीजें हैं, मानव निर्मित आपदा है। डिफाइन इकोसिस्टम, इको सिस्टम, सिस्टम माने तंत्र, जाल, इको माने होते हैं पारिस्थितिकी वाला जाल, तो पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। इको से जैसे झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पर दो तीन जीव, जैविक घटक, अजैविक घटक आपस में अंतर क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हुए जीवित रहते हैं। जीवों की कई प्रजातियां, जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि जैविक घटक जैविकों को, अजैविक घटक अजैविकों को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे एरिया को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जलीय पारिस्थितिक, जल पारिस्थितिक तंत्र में हो गया, स्थलीय हो गया, वायुमंडल में भी पारिस्थितिक, तो ये सब होता है। तो भैया समझत हो आप सब, बहुत विद्वान आदमी हो, आगे देखो, ठीक है। सेक्शन बी, तो आपका एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है तो फटाफट से भाई लाइक तो ठोक दो यार, अगर इधर का एरिया खो तो लाइक ठोक दो, सब अगर भाषा समझ में आओ तो मजा आओ तो ठोक दो लाइक। चलो लघु उत्तरीय पर सेक्शन बी, लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप का 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं भैया, ठीक है। कहा था कि एनी टू क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बस, कहिए भैया दो ही क्वेश्चन, लेकिन राम मनोहर लोहिया कहिए कि नहीं 3 या 4 क्वेश्चन करो। यहाँ कहा था कि 200 शब्द में लिखो, लेकिन राम मनोहर लोहिया कहे कि 150 शब्द में लिखो, क्योंकि उन्हें पता है 200 शब्द 2 घंटा में काव लिख दे लड़का। अच्छा लड़कों सोचते बेचारे कि का लिख डारे, वहां से लिख कर नियम बना के भेज दिया था कि 250 शब्द 500 शब्द, क्या वो लड़का ना गिनत है कि 250 है 500 है, तो परेशान ना हुई, 250 बस खाली दिमाग में रखे रहो। अति लघुवाने छोट प्रश्न एक पेज में 2 ठो लिखो, लघु उत्तरीय में जैसे एक पेज में कितना लिखो, लघु उत्तरीय का 2 पेज में लिखो यानी 1 पन्ना में, और दीर्घ उत्तरीय का 4 पेज में लिखो यानी 2 पन्ना, बस काम खत्म। यानी कि 5 क्वेश्चन से करे तो 5 पेज ही होगा आपके, और बाद ना लघु उत्तरीय में इसे आपका 2 पेज का लिख डालो, और दीर्घ उत्तरीय का 4 पेज में, बस जैसे ऊपर ना लिखो, ठीक है, नंबर मिले। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है, अधिकतम 200 शब्द में। अब देखो प्रश्न का पूछत है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब हमने बताया था कि वातावरण गर्म होता है, और वातावरण को जो गर्म करता है कौन करता है, ग्रीन हाउस गैस करती है। तो ग्रीन हाउस गैसों को कैसे प्रभावित करता है कौन, जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं गिरने दिया, चले अगला। हाउ डज सॉलिड वेस्ट अफेक्ट द वाटर पॉल्यूशन, ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण को किस प्रकार प्रभावित करता है। जितना भी जल प्रदूषण होता है किससे अधिकतर मात्रा, ठोस अपशिष्ट, ठोस माने होता है ऐसा चीज जो कभी गले ना, जल में घुले नहीं, अपशिष्ट माने मलबा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब भाई ये मोबाइल है, टेबलेट है, ये टेबलेट है, अब यह मान लीजिए कैबिनेट खराब होगा, अब एक ठू खराब है कहूँ धरा है, ठीक है, ये कैबिनेट एक ठू रहा, कैबिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक कवर। अभी बैक कवर भैया देखो, अभी बैक कवर मान लीजिए भवा अभी होगा खराब, अभी आधे हमारे लगे पड़ा है, ये टूट टाट का पूरा नवा लगवान 200 रुपया का, ये 200 रुपया का आवत, 200 रुपया नवा लगवाने का, ठीक है, सेफ्टी रहा है। तो अब ये चीज तो बर्बाद हो गए, अब यह हुए काव, यह चीज यही का हो भैया, ये चीज का हुआ है,
यह हुए आपके ठोस अपशिष्ट। अब यह कहा करबे आदमी, कहूं कपड़ा कूड़ा कबाड़ा फेंक दे, कहूं फेंक दे, यह हुए यह का सही करे के लिए एक पुनर्चक्रण का सिद्धांत दीन गा है, 3Ps का 3R का सिद्धांत। ठीक है, तो यह का इसे का कीजिए, यह का बढ़िया से धई दीजिए ताकि जो है दूसरे यूज में आ जाए। वैसे यूज हम तो कह ना पाए, फिर से गला वाला बना दीजिए। तो ठोस कभी कभी क्या होता है, इसी चीज को कोई नदियों में फेंक देता है या कहीं पर फेंक दिया तो वो चीजें वो नुकसान करती हैं, तो वही चीज पूछा जा रहा है। आगे देखो चौथा प्रश्न, व्हाट इज द मेन एम ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। राष्ट्रीय कार्य योजना यानी भारत सरकार या देश क्या कर रहा है जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ी आपदा है ये। व्हाट काउजेस अर्थक्वेक? भूकंप का क्या कारण है? भूकंप क्यों आते हैं? अर्थक्वेक क्यों आता है? भू माने भूमि, कंप माने कांपना, जब भूमि कांपने लगती है उसी को भूकंप कहते हैं। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आएगा है भैया, एनी वन क्वेश्चन करना है आपको, 25 मार्क्स का है, 800 शब्दों में प्रश्न आपसे लिए बोला गया लिखने के लिए। ठीक है 800, लेकिन रामा मनोहर लोहिया 2 क्वेश्चन करवाएगा आपसे और 400-450 शब्द बोलेगा। ठीक है, तो परेशान ना हो। चलो, हाउ आर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम लिंक्ड विथ ईच अदर? यानी पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट और पारिस्थितिकी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? बेसिकली एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, ये अभी मैं चर्चा करूंगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर साइक्लोन्स? ठीक है, साइक्लोन एक्सप्लेन द डैमेज काउज्ड बाय इट। चक्रवात क्या है, साइक्लोन्स क्या है, इससे होने वाली क्षति के बारे में बताएं। चक्रवात आने से क्या क्षति होती, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन से महोदय, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड लाइफ? जल, वायु और भूमि प्रदूषण का पर्यावरण और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है आपको। तो यानी कि यहाँ पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण सभी के बारे में देखना है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर पेपर में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आइए इसके सॉल्व फॉर्म को हम चर्चा करते हैं, हल करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ। चलो महोदय, ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पहले कौन सा प्रश्न था? अति लघु उत्तरीय। घबराओ ना भैया, रुक जाओ, वीडियो देख लियो या घंटा निकाल लो अपने जीवन का। आज खंड आ, सेक्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न आपका, इसको भूल जाइए किस पेपर का है, लेकिन ये प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, शब्दों को छोड़ो, इमोशन को पकड़ो बेटा। किसको पकड़ो? इमोशन को पकड़ो। आइए चलते पकड़ने का प्रयास करते हैं। आओ चले मिला के हाथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुक्ला एसटी पॉइंट के जो है बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे। आपकी परीक्षा में बहुत अच्छा अंक आपका आएगा। पर्यावरण के घटक, घटक माने कंपोनेंट्स हो, तत्व। तो पर्यावरण किसे कैसे मिलकर बना है? 2 चीज से मिलकर बना है, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक माने जो जिंदा है वह का जैविक घटक, जो मर गए मतलब जो नहीं जिंदा, जब में जीवित जीवन है नहीं है वह का अजैविक घटक कहा जाता है। तो जैविक अजैविक में अंतर समझो, यह होता है। लिखो, परिचय लिख लो पहले। पर्यावरण उन सभी बाहरी परिस्थितियों और प्रभावों का योग है, उन समस्त बाह्य दशाओं का योग है जो किसी जीव के जीवन और विकास को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। दैट मीन्स पर्यावरण, दैट मीन्स एनवायरमेंट। मुख्य घटक इसके बाद की, तो पर्यावरण क्या है? हमको चौतरफा घेरे हुए है, हमसे प्रभावित भी होता है, हमको प्रभावित भी करता है, वही पर्यावरण है। परि माने होता है परितः, आवरण माने होता है ढकना, यानी जो हमको चारों तरफ से ढके हुए है वही पर्यावरण है। ठीक है, आगे देखो। इसके मुख्य 2 रूप हैं या 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। कौन कौन भाग है भैया? समझो, का 2 भाग है। कौन कौन? 2 भाग। पहला है जैविक घटक यानी बायोटिक कहा था अंग्रेजी में, और दूसरा है अजैविका माने नहीं, जब में जीवन नहीं है। अजैविक घटक यानी अबायोटिक। ठीक है, अब समझो जैविक घटक का हो, जिसमें सभी जीवित प्राणी, जैसे कि जीवित प्राणी जब में जीवन हुआ है, जिसके अंदर जीव हुआ है, आत्मा हुआ है, वो जैसे मनुष्य, हम सब, आप, ठीक है, पशु, गाय, भैंस, सियार, कुकुर, भेड़हा, सब, लोमड़ी, पौधे भी सजीव प्राणी माने जाते हैं। और सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया सब शामिल होते हैं। समझो, ये जैविक घटक हुआ। अजैविक घटक, इसमें निर्जीव तत्व, जैसे कि निर्जीव मतलब जब में जीव ना हुए, वायु, जल, मृदा यानी माटी, प्रकाश यानी कि जो सूर्य भगवान से आवत है, और तापमान, टेम्परेचर, गर्मी हो, ये सब का हुए, ये सब अजैविक घटक हुए। अब प्रकाश, मृदा, जल, वायु और तापमान से
पौधों प्रभावित हुआ है, पशु पर पक्षी प्रभावित हुआ है और मनुष्यों प्रभावित हुआ है। और मनुष्य से प्रकाश प्रभावित हुआ है, तापमान बढ़त है घटत है मनुष्य की वजह से, ठीक है। मृदा घटत बढ़त थी, मृदा क्वालिटी देखो, मनुष्य है पहले मृदा कैसी थी, जैसे आज खेत है बढ़िया क्या ही बनाए खेती करत तो पहले रहा नहीं रहा, मनुष्य आवा तो खेती शुरू भाई। ऐसे समझो जल, जल का मनुष्य क्या करी, पहले के जल बहुत एकदम से कल 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 छल छल से बहता था एकदम से, ठीक है। और अब का जल एकदम से गंदा कर रहा है, कौन कर रहा है भैया, हम ही सब तो करी थे। तो कहीं ना कहीं पे हम इसको प्रभावित करते हैं और ये हमें प्रभावित करता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है, हम कम पावरफुल हैं, समझो। जौने दिन ये सब चाहिन वही दिन ये ना रह जाई हैं, क्यों? आज जैविक घटक जिस दिन जो है फ्रंट पे आ गया प्रकृति, वही दिन सबको नष्ट कर देगी। जिस दिन प्रकृति के साथ अधिक मात्रा में मनुष्य ने छेड़छाड़ किया, मनुष्य का जीवन बचेगा नहीं महोदय, ये बात ध्यान रखें। आगे देखते हैं। निष्कर्षया हम कह सकते हैं कि इन दोनों घटकों के बीच निरंतर अंतःक्रिया ही जीवन को संभव बनाती है। और इस तरीके से आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है। चलो भैया, सतत विकास का बताओ। सतत, सतत है लगातार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी में कहा था, ये सतत विकास। एक ऐसा विकास जैसे आपन विकास तो कई लिहो, लेकिन आवे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ व्यवस्था कई जाओ, ताकि ये ना रहे कि अपन जैसे आप चलो फरारी से हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस घुमायो, लेकिन तहार लड़का हीरो होंडा चलावे कंडीशन में ना बचे। कहा मतलब ये है कि इतना पेट्रोल तो उड़ाए दियो कि तुम्हारे लड़का खातिर पेट्रोल ना बचे, तुम्हारे लड़का खातिर कोयले ना बचे, अगर वो चाहे कि अंगीठी में बढ़िया चाय बना के पी ली ठंडी के महीना में, समझत हो। यानी ऐसे संसाधन जो कि अनवीकरणीय हैं, अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनको दोबारा से आप बना नहीं सकते, जो सीमित मात्रा में प्रकृति में मौजूद है, जैसे कि जैव ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सभी को आप दोबारा बना नहीं सकते हैं, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका विवेक सम्मत तरीके से उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जैव ईंधनों का बचाव किया जा सके। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। यानी इतना उपयोग ना कर दो प्राकृतिक संसाधनों का, इतना दोहन ना कर दो प्राकृतिक संसाधनों का कि आने वाले बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो है कुछ उनको उनके लिए कुछ बचा के ही ना जाओ, समझ रहे हो। यानी संसाधनों का विवेक सम्मत तरीके से दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है, ठीक है। या ऐसा विकास करे जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता को कमी ना पहुंचे, उसी को सतत विकास कहा जाता है। आप समझो आगे परिभाषा। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता है कि भविष्य की पीढ़ियों की जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की क्षमता से समझौता ना हो। यानी कि हम तो मजा लेते हैं, हमारे लड़कों नातियों मजा लेते रह जाए, वह प्रकृति के आनंद लेते रह जाए, ठीक है। वह चीज वही का होगा, हो भागे लागे तो हाँ चला गया भैया, अरे हे देखो कहाँ पहुंचा महोदय। हाँ, तो सतत विकास तो यह होगा भैया, तो ये होता है। अब उद्देश्य का है, उद्देश्य समझो। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक प्रगति, यानी इकोनॉमिक प्रोसेस, आर्थिक डेवलपमेंट आप करते रहे। पर्यावरण का संरक्षण भी करें, यानी कि पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, वायु प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो, आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, ठीक है, ये सब मृदा प्रदूषण ये सब ना हो। और सामाजिक समानता, इन 3 मुद्दों पर काम करता है इसका। समाज में सभी लोग समान हो, समाज में आर्थिक प्रगति भी हो, और क्वालिटी जो है पर्यावरण की ना घटे, समझ रहे हैं, यही चीज। इन सभी के बीच संतुलन स्थापित करता है सतत विकास। महत्व इसका यह है, यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देता है। ये होता है सतत विकास, दैट मीन्स संपोषण। ये विकास अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से इसको जाना जाता है महोदय। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा, वनों की कटाई के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डी माने नाही, फॉरेस्टेशन माने किसे, फॉरेस्टेशन माने होता है वनीकरण, फॉरेस्टेशन का अंग्रेजी में क्या होगा, वनीकरण, और डिफॉरेस्टेशन का निर्वनीकरण कहा। यानी कि जैसे जंगल, तो वनीकरण मतलब क्या हुआ, जंगल का लगाई, पेड़ पालो बैठाई, लेकिन निर्वनीकरण का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो बैठायो है बाप दादा हमारे का काटो, मिटाई दो, सब नष्ट कर दो। तो निर्वनीकरण वह हुए भैया, नष्ट कर, मिटाई। परिचय लिख लियो, वनों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट है
और इसी अंधाधुंध कटाई को ही निर्वनीकरण कहा जाता है। मुख्य प्रभाव इसका ये पड़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है इससे। जब जंगल काटोगे, चूंकि जंगल में जो पेड़ ओड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का सोख लेते हैं और छोड़त क्या कहा है वह ऑक्सीजन का निकालत है। यह क्रिया का प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में। ऐसी क्रिया होती है तो ये क्या करते हैं, ये जो वातावरण में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे सोख लेते हैं और अपने अंदर से क्या करते हैं, अपने अंदर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके और ये क्या करते हैं बेटा, ये भोजन का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जब रिलीज होती है तो वातावरण शुद्ध रहता है। दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन एक जंगल से निकलता है, उस जंगल का नाम है अमेजन का जंगल। अमेजन जंगल जो दक्षिण अफ्रीका के आसपास पड़ता है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां से दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में बेटा ऑक्सीजन निकलता है, 20%। दुनिया में अगर 100% ऑक्सीजन है तो 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन बेसिन से निकलता है। पृथ्वी का फेफड़ा इसीलिए उसको कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो जाती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, N2। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि कितने परसेंट, 21% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए, जैव विविधता की हानि होती है। विविधता माने क्या होता है, जैव माने होता है आपका बायो और विविधता माने होता है डाइवर्सिटी, यानी जहां पर जीवों की कई सारी प्रजातियां इकट्ठा रहती हों ऐसे एरिया को जैव विविधता वाला एरिया कहा जाता है। जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या जो जैसे जंगल आप काट दोगे, जंगल में जो वनस्पतियां हैं जो उन पर निर्भर तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे उसी के साथ साथ। तो कहने का मतलब यह है कि उनको नष्ट ना किया जाए, उनको उनके आवास में ही सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। मृदा अपरदन, पेड़ों की जड़ों के अभाव में मिट्टी की ऊपरी परत जो है बह जाती है, तो कहीं ना कहीं पे अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे मृदा अपरदन भी बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं माटिया का बांध के रखा थी, तो हवा चली पानी चला तो माटी उड़त नहीं है, मिट्टी कटती नहीं है। मृदा अपरदन का सबसे मुख्य कारण जो है वो यही होता है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जल चक्र में बाधा आती, वर्षा की मात्रा और समय में अनिश्चितता पैदा हो जाती है, क्योंकि जब वातावरण गर्म हो जाता है तमाम सारी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है, तो तमाम सारी चीजें होती है। ठीक है, मृदा अपरदन का वो सोइल इरोजन समझो। अब प्राकृतिक कारकों जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा या मानवीय गतिविधियों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। कारण इसका यह है कि वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण और दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों की वजह से ऐसा होता है कि मिट्टी कट करके बह जाती है। ठीक है, इसका परिणाम यह होता है कि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और कृषि पैदावार पर बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा कार्य योजना क्या है, गंगा एक्शन प्लान। गंगा की जो एक प्रकार से गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य था महोदय, पहला उद्देश्य था नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करना, नदी की जो जल की क्वालिटी है उसको एक प्रकार से अच्छा बनाना, नगर पालिकाओं और उद्योगों के कचरे को सीधे नदी में गिराने से रोकना, यानी उसको पहले बढ़िया तरीके साफ, कचरे को एक प्रकार से पहले उससे कचरा, डायरेक्ट कचरा जो है जो फैक्ट्री का नदी में नहीं डाला जाएगा, ये इस पर रोक लग गई। ठीक है, तीसरी बात, जैव विविधता का संरक्षण और नदी तटों का नवीनीकरण किया, नदियों का जो तट है उसको बनाया जाएगा, नया किया जाएगा और जो जीवों की विविधता है उसको संरक्षित किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा जीवों को। लक्ष्य था कि गंगा जल को नहाने के योग्य स्तर शुद्ध करना, क्योंकि गंगा नदी जो है ये एक प्रकार से माता है, एक नदी नहीं है, तो चूंकि उसमें लोग, श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं, जैसे आप देखते चाहे कानपुर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे बनारस हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका तमाम सारी जगह नदियां, जैसे हर एक, जैसे अयोध्या में सरयू नदी है, तो कहीं ना कहीं पे ये सब नदियां जाकर के गंगा में ही मिलती हैं, तो उनको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखते इलाहाबाद में संगम लगता है तो वहीं पर लोग नहाते हैं, करोड़ों श्रद्धालु जाकर के नहाते हैं। गंगा च क्षिपरा चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सानिधिं कुरु। जल, गंगा नदी जो है बहुत ही पवित्र नदी मानी गई है। वैसे तो सरस्वती नदी जो है, नदियों में वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद में नदीत्वमा शब्द का प्रयोग किया गया है सरस्वती नदी के लिए, जिसको पहले पारुष्णवी नदी के नाम से जाना जाता था।
लेकिन अब वो नदी लुप्त हो चुकी है। तो गंगा नदी ही एक प्रकार से समय माता बनी हुई है, और गंगा नदी बहुत ही फेमस नदी, जिनको भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में रोका था। तो यही होता है भैया। तो गंगा एक्शन प्लान यही कि उसकी जो है क्वालिटी को अच्छा बनाना। नर्मदा घाटी परियोजना का महत्व बताएं। इंपॉर्टेंस ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। महत्व इसका यह है कि यह भारत की एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब होता है कि एक उद्देश्य से नहीं बनाई गई है ये परियोजना शुरू है, देखिए कई उद्देश्य है, चाहे वो सिंचाई का उद्देश्य हो, चाहे बिजली बनावे के लिए हो, चाहे और तमाम प्रकार का उद्देश्य हो, पानी पीने की व्यवस्था के लिए हो। इसका लाभ यह है कि सिंचाई, मध्य प्रदेश और गुजरात के सूखे क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध करवाना नहरों के माध्यम से इस जो है बैली का यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना का एक उद्देश्य रहा। दूसरा इसका लाभ यह है कि भारी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन, विद्युत उत्पादन, बिजली बनाना भी, देखिए नदियों पर बांध बना करके बिजली बनाई जाती है और सबसे अधिक मात्रा में भारत में यहीं से बिजली मिलती है। तो ये भी एक उद्देश्य था इसका। पेयजल यानी हजारों गांवों और शहरों को पीने का साफ पानी प्रदान करने के उद्देश्य से भी किया गया था। निष्कर्षता कह सकते हैं कि यह क्षेत्र आर्थिक और कृषि विकास की जीवन रेखा है। कौन सा? जो यह एक प्रकार से परियोजना थी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, चूंकि इससे क्योंकि जो कि बांध बनेगा, कोई भी चीज बनेगा, कोई विकास होगा तो पर्यावरण को क्षति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर्यावरण को नुकसान होता है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताएं। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन क्या होता है? परिचय लिखेंगे। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने वाली वृद्धि या निरंतर होने वाली वृद्धि को ग्लोबल यानी वैश्विक, वार्मिंग माने गर्म होना, तापन कहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, जैसे CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन CH4 कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी गर्म करती है वातावरण को। ठीक है, इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी वातावरण को गर्म करती है। इन सभी का बढ़ता उत्सर्जन, यानी आप देखिए CO2 का उत्सर्जन मनुष्य कर रहा है, जंगल कटाई हो रही है, इससे CO2 मात्रा में वृद्धि हो रही है। मीथेन गैस आप देखिए धान और जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं वहां से निकलती है। ठीक है, दलदली एरिया से। CFC AC फ्रीज इन सभी से निकलती है। तो ये सारी गैसें वातावरण को गर्म करती हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि वातावरण जब गर्म होता है तो यानी कि औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन कहते हैं। ठीक है, और इसके कई कारण है। औद्योगिकरण की वजह से भी ऐसा होता है, उद्योगों के बढ़ने से। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल का अत्यधिक दोहन करने से भी, या दहन करने से, अगर आप जीवाश्म ईंधनों कोयला या पेट्रोलियम को जलाएंगे, आप देखिए दिन भर गाड़ियां जलती रहती है, सब गाड़ी से चलते रहते हैं, जितने भी लोग हैं आप, तो वो सब चीजों से जो धुआं निकलता है पीछे से, उससे भी वातावरण गर्म होता है। इसके अलावा वनों की कटाई, पेड़ों की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बढ़ जाता है। तो कार्बन सिंक का खत्म हो जाना, तो कहीं ना कहीं पे कार्बन को सोख लेता है कौन? पेड़ वगैरह, जितने भी कार्बन उत्सर्जित होते हैं मनुष्य के द्वारा, सबको पेड़ सोख लेते हैं और वहां से क्या निकालते हैं? उसको खा करके उससे ऑक्सीजन निकालते हैं अपने से। तो इससे क्या होता है कि वातावरण जो है उसकी क्वालिटी जो है बनी रहती है। बट जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो इससे दिक्कत होती है। प्रदूषण, वाहनों और एयर कंडीशनरों से, वाहन यानी कि जो मोटरसाइकिल डीजल में जो चलती है इससे, और एयर कंडीशनर AC, ठीक है, निकलने वाली जो हानिकारक गैसें होती है उससे भी वातावरण जो होता है बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है और वातावरण गर्म होता है। ठीक है, चूंकि भैया देखो जाहिर सी बात है, जैसे अगर तू तीर तान्यो है तना तेज, जितने तेज तनबो उतने तेज भर से रिफ्लेक्ट करे। जही गिर चरण दिए हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिम्मे मोघ रघुपति करबाना, ये ही भांति चले हनुमाना। जितना क्रिया प्रतिक्रिया करें, तुलसीदास जी ने पहले दिया इसको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जैसे अगर आप बेटा कुछ करेंगे, जैसे कुछ चीजें करेंगे तो उसका कुछ लाभ होगा, कुछ हानि भी होगी। तो आप कुछ कर रहे हैं फायदे के लिए तो उसका नुकसान भी होगा। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि जो ये होता है, जैसे हमने चलाया AC चलाई, तो AC चलाया तो ठंड में बढ़िया वल्ला हो अपने कमरा में, लेकिन जौन ऊपरा गैसवा निकलत थी वो पूरा जलो जहर हो गिलत है। जहर भैया, जहर हो। अब का करी, हमारे बस नहीं चलते, हम AC लगवाओ पड़ा, काहे से पढ़ाओ पढ़ाओ पसीना जात रहे, या रुमाल लेके आन रहा, यही से मुंह पोछत पोछत ही रुमाल जो है घिस के इतना पसीना नहीं करत रहा। अब का भवा, हम कहने भी AC लगवा लो, यह सब खराब हो लाग, मोबाइल खराब हो लाग। अब AC तो पूरा रूम तो ठीक रहा थे, लेकिन जो छत पे वाला थे, जैसे भैया हमारे को छत पे निकल जाते हैं लेटे, कहते हैं जा यार बंद कर दिन को, रतिया में बहुत ज्यादा आवाजों करते गैस निकलते पता नहीं। तो वो सब चीज का होता है। इसे हम तो मजा ले रहा है, लेकिन हमारी वजह से बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा है। कहने का मतलब ये, आप देखो आपदाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, परिभाषा लिखो। आपदा एक ऐसी अनअपेक्षित घटना होती है जो जीवन और संपत्ति की भारी हानि करती है। बहुत ज्यादा नुकसान होता है आपदा से। इसको आप
रोक नहीं सकते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप आपदाओं को रोक पाए। आपदाओं को कम किया जा सकता है, आपदाओं से बचा जा सकता है। आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, वैसे बेसिकली दो प्रकार की, एक प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी। दूसरी होती मानव जनित आपदाएं जैसे कि परमाणु दुर्घटनाएं हो जाएंगी, रासायनिक रिसाव हो जाए, आग लग जाए, कहीं पर युद्ध हो जाए, या फिर महामारी वगैरह फैले, जैसे कोरोना भी आया था। ठीक है, निष्कर्षता कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से इनके प्रभावों को यानी इनके इफेक्ट को कम किया जा सकता है, इनको रोका नहीं जा सकता। ध्यान रखिए, आपदाओं को, आप भूकंप आने से कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो रोक लेगा कि भूकंप नहीं आएगा इस क्षेत्र में। हम ये पता कर सकते हैं कि भूकंप कितना तीव्र होगा, भूकंप किस एरिया में कब आने वाला, इसको हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं, कितना पैमाने पर आया हुआ है। लेकिन भूकंप को रोकने का ताब किसी के माई के लाल में नहीं है, बात आप ध्यान रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप प्राकृतिक आपदाओं को, उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते। इसीलिए आपदा प्रबंधन कहा जाता है, आपदा को मैनेज किया जाता है, आपदा को रोका नहीं जाता है। ध्यान रखेंगे, इस बात को कंठस्थ कर लीजिएगा। आपदा को हम और आप या कोई वैज्ञानिक रोक नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिक कि आपदाओं से लड़ने की क्षमता, आपदाओं से बचने की टेक्निक हमको प्रदान कर सकते हैं। आपदाओं से कम नुकसान हो, आपदा में जो नुकसान हो उसकी क्षति जो है उसकी पूर्ति की जा सकती है। आगे समझो, परमाणु आपदाएं, न्यूक्लियर डिजास्टर क्या है। क्योंकि परमाणु रिएक्टरों में तकनीकी खराबी या मानवीय भूल की वजह से होने वाले रेडियोधर्मी रिसाव को परमाणु आपदा कहते हैं। प्रभाव इसका यह पड़ता है कि इससे निकलने वाला विकिरण कैंसर, अनुवांशिक विकृति और तत्काल मृत्यु का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि चेरनोबिल 1986 में चेरनोबिल में गैस रिसाव हुआ था, फुकुशिमा 2011 में की घटनाएं हैं। इससे भयावह उदाहरण और क्या हो सकते हैं। यह पर्यावरण को सदियों तक प्रदूषित रख सकता है। जो परमाणु, जहाँ पर परमाणु संयंत्र, जहाँ परमाणु बम वगैरह जैसे बनाए जाते हैं, तो वहां पर जैसे एक ऑथेंटिक तरीके से बनाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, परमाणु दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये चेरनोबिल में घटना हुई, या फिर आप देखते हैं जो भी गैस रिसाव होता है, भारत में भी घटना हुई है। ठीक है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है उसका रिसाव हुआ था। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें जो है, इससे दिक्कत होती है, पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है और सदियों तक लोग जो है विकलांग पैदा होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों में आप देखते जो है अमेरिका ने परमाणु गिराया था, तो उससे क्या हुआ, आज तक भी वहां के बच्चे जो है बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे जो है उनको इफेक्टिव आपको मिलते हैं जापान में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी, डिफाइन इकोसिस्टम। पर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जैविक समुदाय जैसे पौधे या जंतु और उनके अजैविक पर्यावरण यानी कि मिट्टी, जलवायु, तापमान, उसके बीच में जो संबंध पाए जाते परस्पर, यानी कि जो उनका संबंध उनसे है वही संबंध उनका उनसे है, यानी कि तनी तू हमें देखो तनी हम तुहका देखी। कहने का मतलब यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यहाँ पर दोनों हाथ से ताली बजती। लेट्स क्लैप गाइस, ये वाला सिस्टम चलता है। यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो जैविक समुदाय जिसमें जीवन है, अजैविक समुदाय जिसमें जीवन नहीं है, दोनों के बीच में पाए जाने वाले परस्पर संबंधों के जो तंत्र बनता है, उन दोनों से मिलकर के संबंधों के द्वारा बनाए गए जाल या तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। कार्य क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये उन पर डिपेंड, इस तरीके से ये तालमेल चलता रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे एक छोटा सा तालाब है, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक जंगल है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यहां तक कि पूरी पृथ्वी भी एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही आ जाती है। आगे खंडबा यानी दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्नों को समझते हैं। 200 शब्दों में इनके प्रश्न के उत्तर लिखना, 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है। मजा आ रहा है पढ़ने में महोदय। चलिए, जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों को कैसे प्रभावित करता है बताइए। देखिए, परिचय लिखिए। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसें एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। जहां ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होती है, वहीं जलवायु परिवर्तन भी इन गैसों के चक्र को प्रभावित करता है। यानी इसमें भी वही है कि तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी। मतलब की है कि जैसे जितना प्रभावित जलवायु परिवर्तन को ग्रीन हाउस गैस करती है, उतना ही प्रभावित जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसों को भी करता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब होता है कि ये वातावरण को गर्म करती है, और जब बहुत ज्यादा वातावरण गर्म हो जाता है, उसके औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है कई हजारों वर्ष बाद में, उसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। समझते। फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान
पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन सिंक जैसे कि समुद्र और जंगल की क्षमता को कम कर देता है। यानी जो समुद्र और जो जंगल है, जो कार्बन सिंक कहलाता है, कार्बन को सोखने का काम करता है, उसको उसकी क्षमता, कार्बन सोखने की क्षमता, चाहे जंगल की हो चाहे समुद्र की हो, उस कार्बन सोखने की क्षमता को जलवायु परिवर्तन हो जाने के बाद में वो कम हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रभाव, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। आर्कटिक क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से भारी मात्रा में मीथेन गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। और मीथेन गैस आप सभी को पता है कि ये वातावरण को गर्म करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है। वातावरण को चूंकि सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मौजूद है, इसीलिए वो वातावरण को सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित करती, गर्म करती। लेकिन अगर मीथेन गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर हो जाए इतनी इतनी परसेंटेज में, तो भैया कुछ नहीं बचा। समझ रहे हो? यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है मीथेन गैस CH4, तो इससे भी दिक्कत होती है। वनों की स्थिति, बढ़ते तापमान और सूखे की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे पेड़ों में संचित कार्बन गैस के रूप में वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है। यानी पेड़ जो कार्बन को सोख करके रखते हैं, जंगल, जब उसमें आग लग जाती है तो वो कार्बन रिलीज हो जाता है और वायुमंडल में वो कार्बन फैल जाता है। इससे और भी गर्मी बढ़ जाती है, वातावरण और प्रभावित होता है, वातावरण गर्म हो जाता है। तो ना केवल ग्रीन हाउस गैसों से जलवायु परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु परिवर्तन हो जाने से भी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि भी हो जाती है। महासागरों का प्रभाव, देखिए गर्म होते महासागर कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की अपनी क्षमता को खो देते। जैसे कि एक जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, ऐसे ही समुद्र भी सोखता है। तो समुद्र की जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, तो अपनी क्षमता खो देते हैं, जिससे वायुमंडल में इन गैसों का सांद्रण जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ठोस अपशिष्ट जो होता है वो किस प्रकार प्रभावित करता है जल प्रदूषण को? बेटा बताया, हमने बता देता ठोस अपशिष्ट का हुए कैबिनेट आवर मोबाइल एक तूर ध्यान ना तो शब्द वह हुआ ठोस अपशिष्ट भैया। जैसे मोबाइल कैबिनेट होगा, दुनिया भर का टीम टाम जो आप चलावत हो, तमाम चीज लोहा प्लास्टिक टीना आवत नहीं है बेचे वाला गाँव में कि लोहा टीना प्लास्टिक से बदल लो, वैसा नहीं है। तो वो सब चीज जो है वो सब ठोस है, अपशिष्ट है भैया। अर्थ समझो, काहे भागत है यार। अर्थ, घरेलू और औद्योगिक ठोस कचरा जब बिना उपचार के जल निकायों, जल निकाय मतलब जहां पर जल इकट्ठा रहता है उसी को निकाय कहते हैं, घर, जल निकायों के पास फेंका जाता है तो वह जल प्रदूषण का बड़ा कारण बनता है, क्योंकि हम उठा करके ले जाकर के उसको फेंक देते हैं, किसमें? जल में, नदियों में, इन जगहों पर फेंक देते हैं। देखिए रुके हुए जल में फेंक देते हैं तो दिक्कत होती है, नदी में फेंक देंगे तो चल जाएगा, लेकिन नदियों में भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको आप इकट्ठा रख ले और जब गाड़ी वाला आया तो घर से कचरा निकाल, गाना बजता नहीं उसमें, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो भैया कचरा निकाल लो। हम सब पढ़ी भैया कानपुर में, तो 2 मंजिला पर रूम मिला, 3 मंजिला पर रूम रहे लेकर रहा, थोड़े सस्ता मिला 3 मंजिला पर, नीचवा रहा तो थोड़े वो रहा 2000 के ऊपर लिहन तो 1800 में पड़ेगा जब राहत रहन तब। कानपुर में वही कल्याणपुर में रूम लेहन। अब भैया तो जब गाड़ी वाला आवे तो कचरा निकाल के धरे रही जाए, फिर रात में भाई हाँ अच्छा हुआ ना, कानपुर में नहीं रहा, बनारस मतलब कानपुर में जब पढ़ते हैं तो गाड़ी वाला सिस्टम नहीं चला रहा, तो कान जब यहाँ बनारस में रही तो मन जब आवे कचरा लेके तो गली में एकदम, तो गाड़ी में जाके आ रहा है बढ़िया रोडन पे निहान मकान 3 मंजिल रहा, तो वो रूम रहा वैसे तो 4000 रुपया में हुआ रूम मिल रहा बनारस में दुर्गा कुंड में, लेकिन वैसा हमें रूम मिला रहा 3500 या 3000 रुपया में, लेकिन बहुत खलत रहा रूम के रहुआ दिया, बहुत खले भाग गया है कुछ छोड़ के देख के। तो भैया जब हुआ से जो धैली पन्नी में 2-3-4 दिन के जब हो जाए कूड़ा कबाड़ बस आई ऊपर से और सीधा टप से गड़िया आवे, गड़िया नीचे खड़ियाए रहे ऊपर से छोड़ दी है और जाए वही में एकदम बराबर गिरे और रोज ऐसे हम देखे से बहुत बताए तुम का ऐसे ऐसे कहे आए, हम रोज हम सब 2-3-4 लड़के रही, हम सब जुड़ते से घोर घोर देख दिया निकलो हाँ ऐसे कह गए थे, मजा लेते रहे रोजे। फिर समझ जाई तो फिर चाचा वो जाने बगलिए रहा मिला ही रोजे, कहा यार बहुत मुराही करता, अरे चाचा का खींच जाए कितना दूर उतरी फिर चढ़ी, ऐसे तो खब मतलब कुछ रिसियात ना ही रहे वैसे मजे लिए, हमारा मजा लिया हम उनके मजा लिए, ऐसे चलता रहा। समझो भैया,
तो वो जो कचड़ा होते इकट्ठा धरे रहो, जब गाड़ी वाला आवे लेके जाओ दे देव का नहीं ऊपर हमारे रिहाई ना करो भैया, नहीं तो अगर तरह तालमेल ना रहा था तो हो सके झगड़े हो जाए बस। लिंचिंग, वर्षा के समय ठोस कचरे के ढेर से हानिकारक रसायन और भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा घुल करके जमीन के अंदर चली जाती है। इससे भी मृदा का प्रदूषण होता है और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा जल जमाव और सड़न, नदियों या नालों में फेंका गया कचरा जल प्रवाह को बाधित करता है, जिससे पानी सड़ता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी यानी कि जो है बीओडी वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसमें कमी हो जाती है। बीओडी मतलब कि जल का जो एक प्रकार से जल में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कमी हो जाती है। इसके अलावा जैव संरचना, ठोस अपशिष्ट के सूक्ष्म कणों जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनको जलचर खा लेते हैं। जलचर वाले जो मछली वगैरह है, फिर जो जल में रहने वाले प्राणी है वो खा लेते हैं, जो बाद में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंच करके गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। क्योंकि मछली ने खा लिया, अब मछली वाली जो मछली खाने वाले हैं, मछली को मनुष्यों ने खा लिया, अब मनुष्य बीमार होता है, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये सब इसी वजह से होता है, क्योंकि एक ठोस अपशिष्ट के। तो इसीलिए ऐसे चीजों को नदियों में बिल्कुल भी ना फेंके। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अभाव यानी कमी में जल की गुणवत्ता और जलीय जीवन दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। इसीलिए जरूरत किसकी है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की। ठीक है, यानी कचरा जो है ठोस वाला, इसको मैनेज किया जाए, ये बात ध्यान रखेंगे भैया। अगर ये कैसे पीडीएफ आपका प्राप्त करे खोए, ऐसे तमाम 3-4 पीडीएफ प्राप्त करे खोए, ऐसे क्वेश्चन पेपर के विभिन्न विश्वविद्यालय के साल फॉर्म में आप एसएमएस कर सकते हैं हमारे पास। देखो कौन नंबर पर 9984 039 139, इस पर आप एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। फीस रखी गई भैया, तो बिना फीस के पीडीएफ की व्यवस्था नहीं है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर आपके लिए एक व्यवस्था, एक ऑफर मैंने लॉन्च कर दिया है अभी के लिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स आप नहीं ले पाए थे, तो अब आपके लिए थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, जो बच्चे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का एक साल लेते हैं तो उनको थर्ड सेमेस्टर का सभी पीडीएफ मिल जाता है, और साथ ही साथ में उनका फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन भी हो जाता है। पहले था आपका 100 रुपए फीस में एक सेमेस्टर, नहीं 100 रुपए फीस में केवल और केवल थर्ड सेमेस्टर आप पढ़ते थे। अब क्या कर दिया हो, मात्र 50 रुपए और आपका बढ़ा दिया गया है। 150 रुपए फीस में आप थर्ड का पूरा नोट्स भी प्राप्त करेंगे और पूरा फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, यानी 6 महीने तक की आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी, इसमें तमाम प्रकार की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, अब की बार क्या है, राम मनोहर लोहिया का पेपर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सुनने में आ रहा है, एमसीक्यूज ही फॉर्म में होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा और उसका कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए, कम से कम 500 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके लिए लाऊंगा। आपको सीरीज या किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमसे जुड़ेंगे तो मात्र 150 रुपए में, चाहे जियोग्राफी हुए, पॉलिटिकल साइंस हुए, हिंदी हुए, संस्कृत हुए, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट अगर आप यहाँ हो, और को करिकुलर विशेष करके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हुए, अगले चक्कर था सबके, वो कह सबके 10-10 प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाए, कहूँ कुछ खरीदे ही ना पड़े, आराम से बैठ के पढ़ो। तो इतना कम फीस रखे ने महोदय, आप जुड़ सकत हो। ठीक है, और खास करके 150 रुपया में को करिकुलर मेजर माइनर सब का मिले आपका। ठीक है, जो विषय आप पढ़ा था, जो हम पढ़ाई थे, सब विषय आपका मिले। और मात्र इस नंबर पर एसएमएस करें अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का फीस 150 रुपए है, लेकिन जो चाहते हैं कि गुरुजी हम फिफ्थ से वही थर्ड सेमेस्टर का ही पीडीएफ लेंगे, उनके लिए फीस 100 रुपए ही। ठीक है, तो 100 रुपए फीस में केवल थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा। या आप चाहते हो कि हम केवल थर्ड सेमेस्टर का, केवल फोर्थ का ही ज्वाइन करें गुरुजी, तो एडमिशन ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर फोर्थ के लिए अभी से आपको एडमिशन लेना तो फोर्थ के लिए भी 100 रुपए फीस में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे केवल फोर्थ सेमेस्टर का ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी के जैसे पेपर खत्म होता है उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो जो 100 रुपए फीस लगेगी वो फोर्थ सेमेस्टर की, उसमें सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, पीडीएफ नोट सभी का मिलता रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र इसी पैसे में 150 रुपए आप पेमेंट कीजिए। मैं जैसे आप भेजेंगे, आपके पास मैं क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजूंगा, उसी स्कैनर पर आपको 150 रुपए फीस जमा कर देने हैं। तीन दोनों का बता दीजिए गुरुजी, हम थर्ड और फोर्थ दोनों का पढ़ेंगे, तो 150 रुपए, और केवल थर्ड का 100 रुपए, केवल फोर्थ का भी 100 रुपए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, आप वैसे सोचो यार, आप सीरीज लोगे 60 रुपए की सीरीज आवती, समझे तो कई रुपया हो, 5 विषय पढ़ा तो 4 विषय 250-300 रुपया खर्च हो जाए, और दोनों सेमेस्टर के जोड़ो तो 600-700 रुपया खर्च हो जाए। तो क्या चाहत 700 रुपया खर्च करे कि 150 रुपया, बाकी आपके ऊपर समझदार हो, समझदार के लिए सारा काफी है। आगे देखो, तो भैया ये होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का मुख्य कार्य क्या है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है?
देखिए भारत सरकार ने 2008 में ये योजना लाई, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एनपीसीसी की घोषणा की। मुख्य उद्देश्य इसका यह रहा कि इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखते हुए पर्यावरण की रक्षा करना और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। इसके अलावा 8 राष्ट्रीय मिशन इसमें चालू किए गए। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और हरित भारत जैसे 8 विशिष्ट मिशनों पर जोर दिया गया। इसमें एनपीसीसी में सतत विकास की बात करी गई, यानी यह योजना भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। साथ ही साथ में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं एनएपीसीसी भारत को एक कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, आगे देखते। 5वां प्रश्न, भूकंप का क्या कारण है? भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को भूकंप कहते हैं, जो ऊर्जा के अचानक विमुक्त होने से पैदा होता है। जब ऊर्जा, पृथ्वी में रुकी हुई ऊर्जा अचानक से मुक्त होती तो इससे भूकंप आ सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती तो इससे भी भूकंप आते हैं। पहला कारण, पृथ्वी के भीतर स्थित जो प्लेटें हैं आपस में जब टकराती हैं, रगड़ती हैं या दूर जाती हैं तो उनसे चट्टानों में तनाव पैदा होता है या दरार पैदा होती है, टकराव होता है, इससे चट्टानें आपस में लड़ती हैं। तो भूकंप का प्राथमिक कारण जो होता है चट्टानों के टकराने से ही होता है। यानी प्लेटें आपस में खिसकती हैं, चाहे इधर खिसते अभिसारी अपसारी, ठीक है, या बगल बगल चलती तो रगड़ती हैं, दूर जाती तो इसमें दरार आती है और इकट्ठा लड़ती है सामने से, तो उसमें भी जो है चीजें होती है। यानी कहीं ना कहीं मतलब ये है कि ये प्लेटें जो होती, कई प्लेट, नज़्का प्लेट है, अपलेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, दक्षिणी एशियाई प्लेट है, तमाम सारी प्लेटें, तो अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये सब आपस में टकराती हैं। ठीक है, उससे भूकंप आता है। ज्वालामुखी की क्रिया जब होती तो ज्वालामुखी विस्तार से फटता खूब भयंकर तरीके से, तो फिर भूकंप आता है। तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों और मैग्मा पृथ्वी पर परतों में हलचल पैदा कर देते, पृथ्वी हिलने लगती है। मानवीय वजह से भी भूकंप आते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करने से, जैसे कि कोयना बांध की वजह से भूकंप कई बार आया है। परमाणु परीक्षण जब कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि परमाणुओं का परीक्षण किया जाता है ना, परमाणु का परीक्षण जब करते तो भी उससे भी भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत तेज गति से परीक्षण होता है तो पृथ्वी पूरी कांप जाती है। और अत्यधिक भूमिगत खनन की स्थानीय स्तर पर भी भूकंप ला सकता है। यानी कि अगर आप किसी की खान है, किसी भी चीज की खान है और वहां पर आप लगातार खान कर रहे, बहुत अधिक मात्रा में खुदाई कर दिए खान में, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी भूकंप आने का खतरा बना रहता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने भी इसकी आवृत्ति को कुछ क्षेत्रों में बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं मानवीय क्षेत्रों ने कहीं ना कहीं पे भूकंप के आने की चीजों को बढ़ा दिया है और भूकंप लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। खंडसा की बात की है तो केवल एक प्रश्न का उत्तर आपका अपेक्षित है। यहाँ से मैं चर्चा करूंगा कई सारे प्रश्न। समझते हैं भैया, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं समझाएं। देखिए भूमिका समझते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र तीनों अलग अलग है। पर्यावरण क्या है? उन सकल दशाओं का योग जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, जो हमको प्रभावित करता है, हमसे प्रभावित भी होता है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान होता है जो कि किसका अध्ययन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवों का, जैविक घटकों का, अजैविक घटकों का एक ऐसा समुदाय जहां पर जीवन रहता है और आपस में एक दूसरे से लोग प्रभावित होते हैं। उन समस्त सकल दशाओं का योग जहां पर जैविक घटक अजैविक घटकों को, अजैविक घटक जैविक घटकों को बीच में परस्पर अंतर क्रिया करते हैं, आपस में प्रभावित होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी, इसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाला शास्त्र है विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र पारिस्थितिकी कहलाता है। और ये दोनों कहीं ना कहीं पे किसके अंग है? पर्यावरण के अंग होते हैं। इनका त्रिकोणीय संबंध है, समझना अनिवार्य है। ये तीनों शब्द एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, वैसे एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। मान लेते हैं कि जैसे पूरा का पूरा सिक्का पर्यावरण है तो उसका एक भाग पारिस्थितिकी और दूसरा भाग पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। पर्यावरण क्या? इन्वायरमेंट। पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर का वह घेरा है जिसमें जैविक यानी मनुष्य, पौधे और अजैविक घटकों में जैसे वायु, जल, मृदा, ये सब शामिल हो जाते हैं। यह जीवन को आधार प्रदान करता है। कौन? पर्यावरण। दूसरा टर्म आपका है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। यह वह विज्ञान है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करता है। जो इंटर रिलेशनशिप है, अंतर क्रिया होती है, उनका अध्ययन करता है। यह बताता है कि एक जीव अपने आसपास के वातावरण से कैसे प्रभावित होता है और अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करता है।
दोनों चीजों का अध्ययन इस शास्त्र या विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र समझो, ये क्या होता है? इकोसिस्टम, यह पर्यावरण की एक कार्यात्मक इकाई है जहां जैविक और अजैविक घटक आपस में ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते, खाद्य श्रृंखला का पूरा एक जाल फिट होता है। जैसे कि एक घास को बेटा टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खा लेती है, एक खाद्य श्रृंखला बनी है। जैसे कि बकरी घास खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, मनुष्य को शेर खा लेता है। इस तरीके से आपका ये सिस्टम चलता रहता है, तो खाद्य श्रृंखला पूरा का पूरा चलता है। अंतर संबंधों का विश्लेषण करते हैं, क्या संबंध है? पहला संबंध संरचनात्मक जुड़ाव है। पर्यावरण रंगमंच की तरह होता है। क्या है पर्यावरण? क्या है? एक रंगमंच है, उसकी तरह है। पारिस्थितिकी तंत्र उसमें होने वाली क्रिया है, यानी जो एक मान लेते एक नाटक का मंच है, वो नाटक पूरा का पूरा नाटक क्या है? रंगमंच क्या है? पर्यावरण एक रंगमंच है, उस पर होने वाली क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र होती है। और पारिस्थितिकी जो होता है, इकोलॉजी, उस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। किसका? जो होने वाली पूरी मंचन करने की प्रक्रिया का अध्ययन कौन करता है? वो पारिस्थितिकी तंत्र करता है। पारिस्थितिकी एक विज्ञान होता है। ऊर्जा का प्रवाह, इसमें सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पर्यावरण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती है। तो ये भी इन तीनों के संबंध को दिखाती है। तीसरा संबंध ये है कि पोषक चक्र, जल, नाइट्रोजन और कार्बन चक्र पर्यावरण के अजैविक घटकों से शुरू होकर के जीवों में जाते हैं और पुनः पर्यावरण में वापस आ जाते हैं, जो इन तीनों के अटूट संबंध को दिखाता है, दर्शाता है। वही अगला संबंध है संतुलन की स्थिति। यदि पर्यावरण का कोई भी घटक जैसे कि वायु या जल प्रदूषित होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र डगमगा सा जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपस में अध्ययन हमें पारिस्थितिकी के माध्यम से करना पड़ता है और तीनों दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के तीन पहलू मान सकते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है चक्रवात क्या है? इससे होने वाली क्षति के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए चक्रवात क्या होता है, परिचय समझे चक्रवात का बेटा। साइक्लोन्स, कम वायुदाब के वे केंद्र होते हैं चक्रवात, यानी इनके जो केंद्र में कम वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है चक्रवात में, जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। इसके कारण हवाएं बहुत तेज गति से बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, इससे यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में घूमती हैं, चलती हैं। ये मुख्य रूप से गर्म समुद्रों के ऊपर पैदा होते हैं और तट की ओर बढ़ते हुए भारी तबाही मचा करके चलते हैं। यानी चक्रवात जो होता है ये एक प्रकार से निम्न वायुदाब में, हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है केंद्र में, और हमेशा जो हवाएं होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। ऐसे में क्या होता है, हवाएं इसे घूमने लगती हैं और इससे क्या होता है, चक्रवात बन जाता है। इसकी उत्पत्ति, भूमिका और कार्यप्रणाली। जब समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होता है। वायुदाब निम्न क्या है? निम्न माने कम, वायु का दबाव कम है, हल्की है। हल्की वायु कब होती है? जब वायु गर्म होती है तो वायु हल्की होती है। तो जब गर्मी का महीना आता है तो वायु जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। ऐसे में क्या हो जाता है, वो ठंडी वायु में जब जाती है इससे क्या होता है, दिक्कत होती है, यानी कि वो दोनों मिल जाती है तो ठंडी प्रदेश में। तो इस खाली जगह को भरने के लिए जैसे गर्म हवाएं ऊपर उठती है, गर्म हवाएं ऊपर उठी तो ठंडी हवाएं फिर उसका जगह, चूंकि हवा स्थान घेरती है, जैसे वो जगह खाली हुई तुरंत दूसरी ठंडी हवा आ गई, तो गर्म हवा फिर ऊपर गई, फिर वो ठंडी होकर फिर नीचे आई, फिर ठंडी हवा से इधर, इस तरीके से पूरा चक्र चलता रहता है। तो ये गनगन गनगन ऐसे पंखा तरीके से नाचते हुए एक साइक्लोन बन जाता है, समझो, आती है। और पृथ्वी की कोरियोसिस, जो कोरियोलिस बल होता है उसकी शक्ति के कारण से घूमने लगती है। यही घूमती हुई हवाएं एक विशाल तूफान का रूप ले लेती हैं, जिससे हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात से होने वाली क्षति, बहुत सारी हानि होती है। पहली बात, जान माल का नुकसान। चक्रवात के साथ चलने वाली 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं पेड़ों को उखाड़ देती हैं, बिजली के खंभों को गिरा देती हैं और कच्चे मकानों को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। जिनके पास छपरा टटिया है वो सब खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि पक्के मकान भी उड़ जाते हैं कभी कभी। दूसरी बात, तटीय बाढ़। चक्रवात समुद्र के जल स्तर को ऊपर उठा देता है, जिससे विशाल लहरें तटों को पार कर शहरों में घुस जाती हैं। इससे हजारों लोग और जानवर डूब जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा संचार व्यवस्था का ठप होना, इससे संचार व्यवस्था भी क्या हो जाती है बेटा, संचार व्यवस्था भी इससे ठप हो जाती है। संचार व्यवस्था ठप हो जाना, मोबाइल टावर, टेलीफोन लाइनें, इंटरनेट केबल सब टूट जाने से प्रभावित हो जाते हैं।
बाहरी दुनिया से संपर्क इसमें पूरी तरह से कट जाता है ऐसी स्थिति में। इसके अलावा कृषि और भूमि का विनाश, समुद्र का खारा पानी खेतों में भरने से उपजाऊ मिट्टी जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे में खड़ी फसलें जैसे धान, नारियल पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। महामारी भी फैलती है। बाढ़ के बाद साफ पीने के पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी सब बर्बाद कर सब दूषित हो जाता है, जिससे हैजा, पेचिस, त्वचा रोग जैसी तमाम महामारियां फैल सकती हैं तेजी के साथ। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चक्रवात एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। हालांकि इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक सैटेलाइट चेतावनी प्रणाली और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा करके डिजास्टर मैनेजमेंट करके इसकी क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे साइक्लोन आता है, चक्रवात जब बनता है तो उसकी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भाई कब कितनी तीव्र गति से आ रहा है, तो उस वहां से जगह से लोगों को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि नुकसान कम हो। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 8वां नंबर, जल, वायु और भूमि प्रदूषण का पर्यावरण और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में हानिकारक तत्वों का मिलना। वर्तमान में औद्योगिकरण और बढ़ती उद्योग बढ़ रहा है, लगातार तमाम इंडस्ट्री आ रही है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके कारण से जल, वायु और भूमि तीनों ही प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। ठीक है, भूमिका प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे कि कारखानों का धुआं, प्लास्टिक का कचरा और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से फैलता है। यह एक धीमी मौत की तरह होता है जो हमारे पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर देता है। प्रदूषण के कारक, हानिकारक प्रभाव। देखिए वायु प्रदूषण का प्रभाव स्वास्थ्य पर, इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से साथ बढ़ रही हैं। पर्यावरण पर, वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिससे परतें जो है उनका तापमान, जो धरती है उसका तापमान बढ़ रहा है, तमाम सारी चीजें। जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन पर प्रदूषित जल के सेवन से टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसी तमाम बीमारियां फैल सकती हैं, ये सब जानलेवा हो सकती हैं। इसके अलावा जलीय जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। नदियों में गिरने वाले औद्योगिक कचरे से ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। बहुत कुछ मात्रा में इससे नुकसान होता है। भूमि मृदा प्रदूषण के प्रभाव की अगर बात की जाए तो कृषि पर इसका प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है, जिससे फसलें एकदम से जहरीली हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। स्वास्थ्य पर इसका जोखिम होता है। जब हम इन जहरीली फसलों या सब्जियों को ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर में भी कैंसर जैसी बीमारियां या इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का एक कारण बन जाती है। तो कहीं ना कहीं पे आज जो पूरा सिस्टम है वो इन्हीं प्रदूषित चीजों को खाने से आप तमाम प्रकार की बीमारियां नई नई बन रही हैं। क्योंकि अगर हम भोजन सही खाएंगे तो बीमारियां हमारे कम होंगी, अगर हम भोजन हमारा सही नहीं रहेगा तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक संकट है। यदि हमने समय रहते वायु, जल और भूमि के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाया, जैसे पेड़ लगाना, कचरा प्रबंधन करना, स्वच्छ ऊर्जा देना, तो भविष्य की जो पीढ़ी होगी हमारी, उसके लिए बहुत खतरा उत्पन्न होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और ऐसे में हमारा जीवन जो होगा वो अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपने समझा इन चीजों को, आगे बढ़ते। अच्छा, पारिस्थितिकी, अगला प्रश्न आप देख ही लीजिए। चलिए, पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों, संख्या, जैव भार, ऊर्जा का सचित्र चित्रण कीजिए। देखिए परिचय, पारिस्थितिकी पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजित विभिन्न पोषण स्तरों जैसे कि उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी के बीच संबंधों का एक ग्राफीय निरूपण होता है। ठीक है, भूमिका इसकी है कि इसकी अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दी थी, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इसमें उत्पादक हमेशा आधार यानी बेस पर होते हैं और शीर्ष पर उपभोक्ता सबसे ऊपर होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार, पहला पिरामिड होता है संख्या का पिरामिड। इसका अर्थ क्या होता है, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। प्रकृति, यह सीधा यानी घास के मैदान में या उल्टा एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। दोनों ही स्थिति में हो सकता है, यानी कि संख्या का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। जैसे घास के मैदान में घास की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि उसे खाने वाले हिरण की संख्या उस घास से कम होती है, और हिरण को खाने वाले जो शेर होते हैं उनकी संख्या और कम हो जाती है। यानी कि संख्या का पिरामिड जो होता है उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा पिरामिड होता है जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसका अर्थ यह है कि यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा यानी शुष्क भार को दर्शाता है। प्रकृति,
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यह सीधा होता है, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे तो ये उल्टा, यानी तालाब में यह अक्सर उल्टा होता है, क्योंकि मछलियों का भार जो फाइटोप्लैंक्टन नाम के जीव होते हैं उससे अधिक होता है। ठीक है, ये बात आदमी, चूंकि मछलियां उनकी संख्या में ज्यादा होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, ये उल्टा नहीं होता, जबकि और सारे पिरामिड उल्टा सीधा दोनों होते हैं, क्योंकि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर हमेशा कम होती है और 10% कम हो जाती है। 10% का नियम चलता है कि भाई अगर मान लेते हैं कोई आपने घास को खाया, घास को मनुष्य ने खाया, तो घास को खाने से या हमने फसल खाया, उससे हमको 10% एनर्जी मिलती घास की। और हमारी जब हम मान लेते हैं हमको कोई शेर ने खा लिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है 10% एनर्जी शेर को मिलेगी। इस तरीके से 10%। नियम में चलता है लिंडमैन के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है, बाकी ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड हमें यह समझने में मदद करते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र कितना स्वस्थ एवं संतुलित है। ऊर्जा का पिरामिड सबसे सटीक माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके ह्रास के कारणों और संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन से फादिल मैंने रख दिए, पेपर तो आपका सॉल्व हो चुका है, 8वें तक ही था, 8 ही क्वेश्चन थे उसमें, फिर मैं और सॉल्व करूं ताकि और भी आपका हो। परिचय, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों यानी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की जो विविधता होती है, कई प्रजातियां होती हैं, भिन्नता होती है, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। भूमिका, भारत दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी देशों में से एक माना जाता है। यह पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। जैव विविधता के ह्रास के कारण क्यों कमी हो रही इसमें? पहला कारण, प्राकृतिक आवासों का विनाश। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे जंगली जीवों के घर छिन जा रहे हैं। इससे जंगली जीव जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके आवास पर खतरा हो रहा है। दूसरी बात, अवैध शिकार हो रहा है, जैसे हाथी के दांत के लिए लोग शिकार करते हैं, बाघ की खाल बहुत सारे लोग टांगते हैं अपने घरों में, उसकी वजह से बाघ खत्म कर दिए गए। अन्य अंगों के व्यापार के लिए जानवरों का अवैध शिकार जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा विदेशी प्रजातियों का आगमन। जब कोई बाहरी प्रजाति जैसे कि जलकुंभी किसी क्षेत्र में आ जाती है, तो वह स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर देती है। जैसे तालाबों में पहले जो है हम लोगों के तालाब में दूसरी प्रजातियां होती थी, लेकिन जलकुंभी विदेशी पौधा है, सवार जिसको कहते हैं। जब ये आ गया तालाबों में हमारे, तो हमारे जो तालाब के पौधे थे वो नष्ट हो गए। चौथी बात, जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जीव बदलते तापमान को सहन नहीं कर पाते और कई सारे जीव विलुप्त हो जाते हैं या हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तापमान को एडजस्ट नहीं कर पाते या जो बदले हुए हवाएं हैं उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, और इससे वो नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति के साथ अपने आप को नहीं स्थापित कर पाते। जैव विविधता का संरक्षण के उपाय देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इसका अर्थ है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाए। उदाहरण के रूप में जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना करके नेशनल पार्क बना दे, ताकि वहां पर वो कोई मानवीय गतिविधि ना हो, वहीं पर वो सुरक्षित रहे। वन्य जीव अभ्यारण्य बना दे और बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दे, ताकि वहां पर कोई ना जाए, वहां पर वही लोग रहे। ये इसको बोलते हैं इन सीटू। दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसका अर्थ ये होता है कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल लिया जाए और कृत्रिम केंद्र यानी उनके लिए एक व्यवस्थित एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए ताकि वहां पर वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चिड़ियाघर, जू, पार्क्स, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, वनस्पति उद्यान बना दिया जाए। ठीक है, और जीन बैंक जैसे कुछ बना करके इकट्ठा कर ले, ताकि जो है वो प्रजातियां भविष्य के लिए भी बची रहे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जैव विविधता प्रकृति का बैंक है। यदि यह नष्ट हो गई तो मानव सभ्यता का भोजन, दवाई और शुद्ध हवा का संकट बढ़ जाएगा और मनुष्य भी एक प्रकार से कहने के बहुत ही संकटग्रस्त हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। सुझाव ये है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 का कड़ाई से पालन और जन जागरूकता ही इसे बचाने का एकमात्र तरीका है। जब तक जनता नहीं जागरूक होगी तब तक कोई कानून नहीं फॉलो होता। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और कानून को सही तरीके से लागू करना और फॉलो करना सरकार का काम होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले जान लीजिए, अगर आपको हमारे पीडीएफ से प्राप्त करने हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना, 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर का वैसे तो अभी पेपर आपका चल ही रहा है, थर्ड सेमेस्टर, इसीलिए मैंने कोर्स के लिए आपकी व्यवस्था कर दी गई। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देने हैं। जैसे एक सेमेस्टर का केवल थर्ड सेमेस्टर का फीस लेंगे तो आपका 100 रुपए, और केवल आपका फोर्थ का लेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का भी ग्रुप शुरू हो चुका है, नाम
ग्रुप बन चुका है आपका। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको 4 सेमेस्टर का क्लास जोड़ दिया जाएगा, 6 महीने तक उसमें आपको क्लास चलती रहेगी। 6 महीने की फीस मात्र 100 रुपए सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का आपको मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी मिलेगा, सभी का मिलेगा, ठीक है। को करिकुलर, मेजर, माइनर सबका मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे बच्चे कहते हैं गुरुजी हम थर्ड का भी पढ़ेंगे आईपीसी और फोर्थ का एक साथ हम लेंगे तो हमारा कोई फीस माफ होगा? बिल्कुल, अगर आपका दोनों सेमेस्टर का एक साथ लेते हैं तो 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप अपने घर में, अपने परिवार से, अपने दोस्त हित मित्र से भी करवा सकते हैं, ठीक है। मात्र 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। 9984019139 पर आप एसएमएस करें और आप हमारे साथ जुड़े, ठीक है। धन्यवाद। ये सब पीडीएफ जो आपका पीडीएफ पीछे चल गया है, ऐसे 4-5 पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है पेपर के, विभिन्न विश्वविद्यालयों के मैंने सॉल्व किया है, उसको आपको मिल जाएगा। आप आराम से उसको पढ़ करके प्रैक्टिस करके आप पेपर देने जाइए, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।